नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्लेन क्रैश मामले में दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक इस समय हलचल है और थोड़ी देर पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच से जुड़ी हुई सारी जानकारियां दी हैं। राम मोहन नायडू ने कहा कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स मिल जाने के बाद जांच में अब तेजी आएगी। नायडू ने होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी का भी जिक्र किया। यह कहा कि 3 महीने के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। 3 महीने के भीतर। उड़ान से पहले ड्रीमलाइनर प्लेन ठीक था, यह कहा गया। 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा विमान तो गड़बड़ी आई। अब पोस्टमार्टम डीएनए का काम चल रहा है, उसके बारे में भी मंत्री ने जानकारी दी कि तेजी से काम चल रहा है। केंद्र के साथ गुजरात सरकार, तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और एयर इंडिया से कहा गया है कि मारे गए लोगों को, उनके परिजनों को हर मुमकिन मदद की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली में उड्डयन मंत्री की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। प्लेन क्रैश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सारी जानकारियां दी है। ड्रीमलाइनर प्लेन पहले ठीक था, जब उड़ान भरा और 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो वहां कुछ खराबी आई। विमान हादसे की जांच के लिए 8 एजेंसियां लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने भी एक एक्सपर्ट जांच टीम गठित की है। इस प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत इस प्लेन क्रैश में हुई। सिर्फ एक शख्स बचा, सिर्फ एक। अब कुल मौतों की तादाद की बात करें तो वो 270 है। शिनाख्त के लिए 252 परिजनों के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मुताबिक मात्र 13 मुसाफिरों के अब सैंपल्स बाकी हैं, सिर्फ 13 के, जिनमें से 9 तो इंटरनेशनल हैं और 4 भारतीय मुसाफिर इसमें शामिल हैं। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया कि हादसे के दिन क्या क्या हुआ। अब हादसे की जांच जारी है, जांच कमेटी गठित कर ली गई है। One important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. High level committee is going to do its own investigation, which is going to be independent of all the other investigations that are going to happen. AIB is going to be the technical side of the investigation, which will be very much core to what we are trying to do in finding out what exactly happened. And the high level committee is also going to meet very soon. On Monday itself they are going to meet and they are going to try to finish the process within 3 months to get a consolidated report on this investigation. इससे पहले नागरिक उड्डयन सचिव समर सिन्हा ने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ था। उनका कहना है कि 650 फीट की ऊंचाई के बाद से विमान नीचे आने लगा था और एटीसी से उसका संपर्क कट गया था। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ अतुल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। और अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स से सारी चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं? सब लोग ये भी याद करें कि पहले CDS जनरल बिपिन रावत इसी तरह का क्रैश हुआ, ब्लैक बॉक्स का इंतजार कर रहे थे, चीजें सार्वजनिक नहीं हुई हैं, लेकिन वो एक आर्मी वाला केस है। लेकिन इस केस में ब्लैक बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है?
देखिए राजीव, हमको 3 हिस्सों में इस पूरी की पूरी प्रेस वार्ता को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस चल रहे थे जिसको खत्म करने की जरूरत थी और मंत्रालय ने आज इस पे खुलकर बात की है। पहला हिस्सा है ब्लैक बॉक्स की रिकवरी का। कल 5 बजे ब्लैक बॉक्स की रिकवरी हो गई थी और ब्लैक बॉक्स के से ही अब सारे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि एटीसी से कनेक्शन टूटने के बाद उस जहाज के अंदर क्या हुआ, मेडे का कॉल जब पायलट ने दिया था, पायलट सब्रवाल ने, तो उसके बाद से क्या कुछ घटा फ्लाइट के अंदर और क्यों एटीसी उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे जब ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग होगी। लेकिन उसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बटन दबाएंगे और सारे डिटेल्स बाहर आ जाएंगे। AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास ब्लैक बॉक्स थमा दिया गया है। दूसरा एस्पेक्ट है इसका इन्वेस्टिगेशन का, जो AAIB इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ब्लैक बॉक्स को डिकोड करेगी। साथ ही हाई लेवल कमेटी को ये मैंडेट दिया गया है कि 3 महीने के अंदर वो अपना इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खत्म कर ले, ताकि कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को तैयार किया जाए। हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने में आएगी, तो उस लिहाज से भी हम समझ सकते हैं कि AIB की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द पूरी करने की भी प्रक्रिया या कोशिशें जारी रहेंगी। तीसरा सबसे अहम मुद्दा इस वक्त राजीव ये है कि बोइंग 787 यानी कि ड्रीमलाइनर्स को लेके फिलहाल जो पैसेंजर्स हवाई यात्रा करते हैं उनके अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। उन चिंताओं को भारत पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। 34 787 की क्राफ्ट्स भारत में इस वक्त ऑपरेशनल है, जिसमें अब DGCA उनका इनहैंस्ड सेफ्टी चेक करेगा। 8 के ऑडिट सब पूरे कर लिए गए हैं। इस बात को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है। तो ब्लैक बॉक्स, इन्वेस्टिगेशन और एयर सेफ्टी को कैसे एनहांस किया जाए, इन तीनों एस्पेक्ट्स को आज मंत्रालय ने इस पे नजर डाली है। अमित, आप बने रहे हमारे साथ, अतुल भी हमारे साथ हैं। अतुल, क्या सभी मृतकों की पहचान हो गई है? कितनों के DNA सैंपल ले लिए गए हैं, कितनों के बाकी हैं? इस प्रोसेस में कितना समय और लगेगा? देखिए, अब तक 252 DNA सैंपल्स जो कि मृतकों के परिजन हैं उनके सैंपल्स ले लिए गए हैं। और मैं मेरे पीछे की तरफ की आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। पोस्टमार्टम बिल्डिंग मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स जो है ये उसकी तस्वीर है, और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स समेत जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो फिलहाल इसी मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि 6 जितने DNA सैंपल्स जो मृतदेह के हैं वो उनके परिवारजनों से मैच हो चुके हैं। तो अब जो 6 DNA सैंपल्स अब तक मैच हुए हैं, उन्हीं में से जो एक मृतदेह है वो उनके परिवार को सौंपा जा रहा है। और थोड़ी ही देर में ये जो पहला मृतदेह यानी कि 241 जो पैसेंजर्स की डेथ हुई है, जिनमें से एकमात्र पैसेंजर्स विश्वास जो कि खुदकिस्मत रहे हैं और उनका इस प्लेन हादसे में उनका बचाव हुआ है, उसके अलावा 241 जो मुसाफिर प्लेन के अंदर सवार थे उनकी मौत हुई है। उसी में से जो पहला मृतदेह है जिसका DNA सैंपल मैच हो चुका है, और अब यही जो मृतदेह है वो उनके परिवारजनों को सौंपा जाएगा। खास करके अब तक जिस प्रकार की जानकारी विजय मेडिकल कॉलेज की तरफ से दी गई है, तो उसमें ये बताया गया है 13 जितने अभी भी ऐसे मृतदेह हैं जिनके DNA सैंपल्स जो हैं वो अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाए हैं, और उनके जो परिजन हैं वो अभी विजय मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो कोई विजय मेडिकल कॉलेज नहीं पहुँच पाता है वो दिए गए नंबरों पर संपर्क करे, और संपर्क करने के बाद उसके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो अहमदाबाद मंगवाने की जो प्रोसेस है वो की जाएगी। ये एक बड़ी अपडेट है कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब जो 13 जितनी जो बॉडीज़ जिनकी अभी भी DNA सैंपल जिनके परिजन के अभी हासिल नहीं हुए हैं, उनके लिए भी अब एक व्यवस्था जो है वो खड़ी की जा रही है। फिलहाल आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये पोस्टमार्टम बिल्डिंग की तस्वीर है, और इसी बिल्डिंग के अंदर 241 जो पैसेंजर्स हैं उनके जो मृतदेह हैं वो रखे हैं। उसके अलावा भी जो मैस और जो विजय मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस एरिया था उसमें भी जो और आसपास के स्थानीय लोगों की जो मृत्यु हुई है और जिनकी बॉडी पहचान पाना मुश्किल है, उन सब की बॉडी इसी पोस्टमार्टम बिल्डिंग में रखी गई है। और जैसे ही जैसे DNA सैंपलिंग की जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद अब सारे जो परिजन हैं उनको जो मृतदेह है वो सौंपा जाएगा। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट, जो पहली बॉडी है उसकी DNA सैंपलिंग जो है वो उसके परिजन के साथ मैच होने के बाद न सिर्फ बॉडी लेकिन उसी के साथ डेथ सर्टिफिकेट और जो DNA सैंपल की रिपोर्ट है वो भी परिजन को सौंपी जाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे और अब इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
242 मुसाफिरों को लेकर ये विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन 2 मिनट के भीतर ही शोलों में तब्दील हो गया। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसे में अब तक 275 मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है। ये बढ़ भी सकता है। और अब सारी कवायद इस बात की है कि आखिर इतना भीषण हादसा हुआ कैसे। बोइंग कंपनी के जिस विमान को सबसे सुरक्षित और आरामदायक माना जा रहा था, वो हादसे का शिकार कैसे हो गया। ये राज खोलने में 2 चीजें मदद कर सकती हैं, जो अब तक हादसे की जगह से बरामद की जा चुकी हैं। ये है विमान का ब्लैक बॉक्स और दूसरा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से कैसे हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। CVR कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को और कॉकपिट की बाकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर रखता है। यह भी साफ हो चुका है कि विमान को जमीन से 625 फीट ऊपर जाने के बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था कि वो ऊपर उड़े। ये बात पायलट सुमित सबरवाल के आखिरी संदेश से साफ हो जाती है, जो कह रहे हैं कि विमान ऊपर नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, अब हम बचेंगे नहीं। विमान के ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से अब इसी तरह के और भी मैसेज पता चलेंगे, जिनसे विमान में आई गड़बड़ी पर स्थिति साफ होगी। उधर इस हादसे के बाद से सरकार एक्शन में है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ड्रीमलाइनर विमानों की कई तरह की जांच को अब जरूरी बना दिया। अब हर ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान से पहले उसकी 9 तरह की जांच की जाएगी, जिसमें इंजन और फ्यूल सिस्टम की जांच शामिल है। जो एक्सपर्ट अभी तक इस विमान हादसे की संभावित वजह बता रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे, इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया। तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल। तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। जाहिर है अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज सुबह आपको बता दें कि FSL पहुंचे और DNA जांच की प्रक्रिया की उन्होंने समीक्षा की। FSL परिवार के सदस्यों का DNA मिलान भी कर रहे हैं। संघवी ने कहा कि गुजरात के 36 फॉरेंसिक विशेषज्ञ इसमें काम कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के DNA मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद
टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और ज्यादा से ज्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर। अहमदाबाद विमान हादसे का जो सबसे पहले लाइव वीडियो सामने आया था वो 17 साल के एक लड़के ने रिकॉर्ड किया था। प्लेन क्रैश का ये वीडियो मेघाणी नगर में ही रहने वाले आर्यन ने अपने मोबाइल फोन में कैप्चर किया था। 17 साल का आर्यन इस समय 12वीं में पढ़ता है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने आर्यन से पूछताछ की है। नगर के उसी एयरपोर्ट के बाहर है जहाँ पे देख लीजिए ये एयरपोर्ट का इसे टेक ऑफ होता है ये एरोप्लेन, और यहीं पर एक बच्चा जो 17 साल का आर्यन था वो यहाँ पे खड़ा होके वीडियो बना रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एयरप्लेन है वो वहाँ जाके क्रैश कर जाता है और उसी की वजह से वो जो एयरप्लेन है AI-171 वो इतनी ज्यादा भयावह हादसा हुआ जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन उस समय जब आर्यन शूट कर रहा था तो लोगों का यही कहना है कि आर्यन दरअसल एक गांव से आया था, वो कुछ दिन पहले ही आया था और एरोप्लेन देख के काफी एक्साइटेड हो रहा था और इसकी वजह से ही वो उस दिन सवेरे यहाँ आया और उसने ये वीडियो बनाया। लेकिन गुजरात पुलिस अभी आई थी थोड़ी देर पहले और उसने यहाँ से आर्यन को लेके गए हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, अहमदाबाद, आज तक। और अब आपको सुनाते हैं चश्मदीदों की आंखों देखी जिनके सामने यह हादसा हुआ। उन लोगों का घर एयरपोर्ट के पास है। विमान तो हमेशा उनके सामने उड़ते रहते हैं। उस दिन भी विमान उड़ा था लेकिन हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। एन मौके पर जब एयरप्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है और उसके बाद लैंड करता है और जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ और कॉलेज के ऊपर वो एयरप्लेन गिरा, उसका पूरा एक वीडियो एक 17 साल के लड़के ने शूट किया था जिसका नाम आर्यन है। आर्यन को तो पुलिस ले गई लेकिन उनके पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पे तो अक्सर रोज एयरप्लेन उड़ता रहता है। जो ये एयरप्लेन है ये उसी तरह का आवाज कर रहा था जैसा कि नहीं, वो रोज से अलग था। उसका आवाज ही बिल्कुल आवाज ही नहीं था। एरोप्लेन का इंजन का कोई आवाज ही नहीं था। मतलब वो था वो नॉर्मली आवाज था, उसमें आवाज भी था तो दूसरे टाइप का आवाज था। मतलब ये नहीं था कि प्लेन वाला उसका आवाज था। अच्छा। नहीं, और उसका नजदीकी भी उड़ने का मतलब ऐसे नहीं होता है। घटना घटने से पहले अनुभव होता है कि मतलब ये हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होता है। वो अलग था। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा था तो ये बच्चा लोग बोला कि इसे देखो मम्मी ये जहाज बहुत नज़दीक से जा रही, इसमें आवाज़ ही नहीं है। तो ये लोग अपना यहाँ से यहाँ आकर के देखने लगा। वो लड़का यहाँ पे खड़ा था तो बोले यार वीडियो बना। तो बनाने लगा अपना वीडियो। यहाँ से बनाया तो यहाँ से बनाते बनाते यहाँ तो गया, बस इतना ही दूर में वहाँ पर जाकर क्रैश हो गया। तो आर्यन ने इससे पहले मतलब पहला बार आया है, पहली बार आया है। मतलब गुजरात के किसी गांव में रहता है और वो पहली बार यहाँ आया और उसने पहली प्लेन देखा था। वो फ्रेंड के दिखाने के लिए वो नज़दीकी वाला फोटो निकाला कि मतलब जाएंगे तो दिखाएंगे। ऐसा होता है नहीं कि पहला बार कोई चीज़ देखने के बाद ऐसा अजूबा लगता है कि मतलब उसको हम बना लें। तो अपना दोस्त को दिखाने के लिए, फ्रेंड को दिखाने के लिए वो बनाया वीडियो कि गांव में जाएंगे तो दिखाएंगे कि देखो इतना नज़दीक में हम लोग मतलब यहाँ जाता है, अपना बनाए हैं वीडियो। और वो बनाते बनाते वो क्रैश किया ना तो नर्वस हो गया, वो धुआं पूरा हो गया। तो आकर के घर में बैठ गया। उसके बाद बोला कि खुद शौक में, हाँ शौक में हो गया। दोनों भाई बहन डर गया बहुत ज़्यादा।